खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। स्वागत है आपका लंच टाइम में। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें तेज। वर्टिकल खुदाई के बाद पूरे देश को गुड न्यूज का इंतजार। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन बाकी हैं। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री की रैली, सीकर में प्रचार करेंगे नड्डा। वायुसेना को मिलेंगे 12 नए सुखोई फाइटर जेट्स। 10,000 करोड़ की लागत से हैल तैयार करेगी लड़ाकू विमान। 60% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। ओडिशा में दिखा नौसेना का दम। चांदीपुर समंदर तट के करीब देश की पहली लॉन्च रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। इजरायल हमास जंग के 47 दिन बाद सीज फायर। 50 बंधकों की रिहाई के बाद 4 दिन तक हमले नहीं। और चलिए सबसे पहले बात उन मजदूरों की कर लेते हैं जो 10 दिनों से उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है। रेस्क्यू टीम में 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटों को अहम बता रही हैं। रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियों का ये मानना है और कहना है कि 30 से 40 घंटों के भीतर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे ठीक पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरा के जरिए देखे, उनसे बातचीत की। इस दौरान मजदूरों को भरोसा भी दिलाया गया कि वो जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। ताजा अपडेट ये सामने आया है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से अब तक 39 मीटर तक ड्रिल की जा चुकी है। रेस्क्यू टीम ने 40 एम्बुलेंस बुलाई है। आपातकालीन सेवा 108 को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन के कल तक खत्म होने की संभावना भी साफ देखी जा सकती है। तो टनल में जिंदगी जिंदाबाद और ये रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इन तमाम मजदूरों की जिंदगी को बचाने की मुहिम यहां पर छेड़ी गई है और वहां पर ड्रिल मशीन के जरिए खुदाई का काम भी किया जा रहा है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुबले भी वास्तविक स्थिति का पता लगाने ग्राउंड जीरो पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि सभी काम अच्छे से चल रहा है और जल्दी खुशखबरी मिलेगी। आई कैन से दैट बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर। जी मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। आई स्पोक टू देम, ऑल ऑफ देम आर इन हाई स्पिरिट्स। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट अस होप वी विल बी एबल टू अचीव इट। तो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के ऑपरेशन में एनडीआरएफ और बीआरओ की टीमें भी जी जान से लगी हैं। सबको यही उम्मीद है कि मिशन जिंदगी जल्द ही पूरा हो जाएगा। मशीन ने काम शुरू किया था तो लूज सॉइल हम लोगों ने खुद देखा था कि लगभग 20 से 25 मीटर तक की एक एक्सकेवेशन मशीन ने काफी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, डेब्री को बाहर निकाल दिया था। लेकिन सडनली धीरे धीरे ये जो लूज सॉइल है ओवर द सरफेस ऑफ द टनल, मैं कहूंगा ऊपर की तरफ से, वह नीचे आ रहा था और काम का प्रोग्रेस थोड़ा सा, फिर हम अगर 4 मीटर आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो कम नजर आ रहा था। शॉर्ट क्रीडिंग भी की जा रही थी ताकि ऊपर से गिरने वाले लूज सॉइल को स्टेबलाइज किया जा सके, लेकिन प्रकृति के आगे ये थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे थे। तो इस समय जो सबसे बेहतर विकल्प है ऑगर मशीन से, जिसमें कि लगभग 900 mm का पाइप डाला गया था जो कि काफी स्पेस वाला होता है, और फर्दर उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आने पे अब 800 mm के पाइप से बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 35 से 37 मीटर के करीब हम पहुंच गए हैं और रिमेनिंग डिस्टेंस भी जल्दी कवर कर लेंगे और विक्टिम्स को सेफली निकाल पाएंगे। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पूरे देश के अच्छे रिसोर्सेज इस समय लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारा टास्क था, हमें एक्सेस रोड देना था वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, जो कि टनल के सिलक्यारा एंड में था, जिसमें इन्वॉल्व था हमें 1150 मीटर का ट्रैक बनाना था, जो कि हमने बना के 20 तारीख को रात को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ पे 2 काम होने हैं इसके। जहाँ हमारा टनल का जो हमने ट्रैक बनाया है उसका जो एंड है, वहाँ पे वर्टिकल 2 ड्रिल्स होने हैं। तो वो 2 ड्रिलिंग की मशीनरी पहुंचनी थी। एक की मशीनरी ऑलरेडी साइट पे पहुंच चुकी है, वो हमारा वहां तक का टास्क था।
रेस्क्यू के बाद मजदूरों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था अभी से कर ली गई है। 40 से 41 एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। टनल से निकालने के बाद मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियां यहाँ पर उपलब्ध हैं और 40-41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियां हरिद्वार से भी मंगवाई गई हैं और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियां जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। तो मजदूरों को निकालने के लिए 900 mm की पाइपलाइन भी डाली जा रही है। अगर पाइपलाइन पूरे 60 मीटर तक पहुंच जाती है तो मजदूर कैसे बाहर निकलेंगे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज। 11 दिन 41 मजदूर सियालकारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब एजेंसीज को जिस लिहाज से लगातार सक्सेस मिल रही है वो बताती है कि जल्द ही मजदूर बाहर आ सकते हैं। हम आपको वो टेलीस्कोपिक व्यू का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल एजेंसीज कर रही हैं। ये वो सबसे छोटे डाया के टनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं जिनको अंदर टनल में फिट किया जाएगा और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा उस टेलीस्कोपिक मेथड से जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह से दिखेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि हमने खुद सोचा कि ये सब खुद से चेक करके बताएं। आशु, ये तो स्पष्ट है अब एजेंसी से जो हमें जानकारी मिल रही है कि टेलीस्कोपिक व्यू की बात हो रही है। 900 डाया फेल हुआ तो 800 के नीचे फिर हम फर्दर अगर कहीं हर्डल आता है तो 700। आप अभी सबसे छोटे वाली पाइपलाइन के अंदर थे, क्या लग रहा है जब मजदूर बाहर आएंगे किस तरह का सिचुएशन होगा? आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप बाहर आ रहे थे? इसको ऐसे समझते हैं अमित, अंदर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 मीटर लंबा है, मलबा है। उस 60 मीटर में सबसे पहले लगभग 24 मीटर की दूरी तक एक 900 मिलीमीटर की पाइप भेजी गई है। अब 900 मिलीमीटर का पाइप को अगर आपको समझना हो तो इसका जो व्यास है वो 700 मिलीमीटर है। अब इसका व्यास को आप समझिए कि 10 मीटर और बढ़ा, 10 सेंटीमीटर और बढ़ा और उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर, यानी अगर इसका व्यास 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 24 मीटर तक 900 मिलीमीटर की पाइप अंदर गई लेकिन वो रुक गई। उसके आगे जो ऑपरेशन हुआ उसमें इससे 10 इंच और बड़े डायमीटर की पाइप भेजी गई है। अब अगर ये उस पार पहुंच जाती है तो इसमें बचाने के 2 ऑपरेशन होंगे, यानी उन मजदूरों को निकलना इसी पाइप से होगा और वो कितना मुश्किल और एक जटिल होगा। आप समझिए कि एक तो ये जो दायरा है ये पाइप 6 मीटर लंबी है। अब टेलीस्कोप समझते हैं, टेलीस्कोप का पहला हिस्सा आप देखते हैं, फिर उसकी पाइप खींचते हैं, फिर और पाइप खींचते हैं ज्यादा दूरी के लिए, यानी पाइप के अंदर पाइप, पाइप के अंदर पाइप, एक टेलीस्कोपिक इफेक्ट। लेकिन इसके अंदर जाना, इसके अंदर से निकलना आसान नहीं होगा। 6 मीटर का रास्ता तय करने में दरअसल आपको लगेगा इतना अंधेरा है, क्लास्ट्रोफोबिया जैसी कंडीशन हो सकती है, तो इसका भी रास्ता निकल गया है। मजदूर हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है, वो यहां से निकलना उनके लिए कोशिश तो कर सकते हैं। एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग जब अगर जाएंगे तो मदद करेंगे। लेकिन तैयारी के लिए दरअसल एनडीआरएफ ने एक स्ट्रेचर तैयार किया है। उस स्ट्रेचर में बेरिंग लगी है। मान लीजिए कोई मजदूर नहीं निकल पाता तो उसको उस पर लिटा दिया गया, एक रोप बाहर और तुरंत खींच लिया जाएगा। बेरिंग है, पहिया है, तो वो रिवॉल्विंग होगा, वो आसान कर देगा निकलना। लेकिन हाँ समझिए कि सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक आने में आपको बाकायदा क्रॉल करना पड़ेगा। सांस फूलने लगती है, अंधेरा है, डर लगेगा, आपको लगेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वो पाइप का जो व्यास है उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन अगर ये दूरी इससे 10 गुना ज्यादा हो, यानी ये सिर्फ एक हिस्सा हो, अगर इससे 10 गुना लंबी दूरी तय करनी हो तो आप वो दूरी समझ लीजिए कि जहां वो ट्रक खड़ा है जिस पर सीमेंट की पाइप है उससे लेकर के इस ट्रक के हिस्से में ये दूरी होगी 60 मीटर। और अमित, ये 60 मीटर जब पूरा करना होगा तो चुनौती होगी, लेकिन चूंकि जो तैयारियां हैं वो इसी हिसाब से हैं और ये हम समझ सकते हैं कि आपको अंधेरे का सामना करना, घुटन होगी, लेकिन शायद जो उम्मीद, बचने की उम्मीद और ये जो होगा कि अब चूंकि ऑपरेशन हो गया है, निकल लें, अगला खतरा ना हो, तो मुझे लगता है वो अपने आप एक हिम्मत दे देगी जिससे आप इसमें तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जहां ये बताया और समझाया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। सुनिए जरा। वो अंदर ट्विस्ट होके, टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया, तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है। लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले
देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए। फिर देखते हैं अब आगे 15 घंटे। और जाना है अभी, जितना बचा हुआ है। हमने 39 मीटर जैसे हमने बोला अब हम कर लिए हैं, तो हमारा जो भी अंदाज है, अनुमान है, जैसे फूड पाइप भी हमने पहले भेजा है, तो 57 मीटर तक हमें उम्मीद है कि हम ब्रेक थ्रू कर पाएं। तो 18 और मीटर की बात है, 18 और मीटर की कितनी पाइप हो गई है? और दूसरा ये पूछना चाहता हूँ, ये टेलीस्कोपिक मेथड थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए 900 के अंदर 800 mm की जरूरत कैसे है? जी, कल भी मैंने ये बात बताया था। तो एक जो साइज होता है, जैसे ये 900 mm का डाया है, वो करीबन 20 मीटर तक गया, लेकिन अगर उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना भी ज़्यादा प्रेशर आप डालो, अगर आगे जाने में और प्रेशर वो मांगता है तो मशीन में उतनी ताकत होनी चाहिए। मशीन की ओवर कैपेसिटी भी हम नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोपिंग एक ऐसा मेथड है कि आप पाइप के अंदर और एक पाइप डालें, तो पहला वो 21 मीटर तो आराम से चला जाएगा, क्यों स्मूथली चला जाएगा, बड़े पाइप के अंदर है। और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है वहीं से फिर पुशिंग करने का। तो छोटा हल्का सा डाया कम किया, लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा मिला हमें। टोटल कितनी पाइप चली गई अभी तक? और सर क्या अभी 800 mm की डायमीटर से इसके बाद में क्या कम किया जाएगा? क्या 700 जाएगा? ऐसा कुछ होगा टेलीस्कोपिक मेथड से? देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम लगातार इस पे काम करते रहते हैं और हमें डायनामिक रहना होता है। और अगर हल्की फुल्की कोई अड़चन आई, जैसे मैंने 800 और 900 के बारे में बताया आपको, उसमें अगर हमें लगा कि मशीन जो है हमारा 600 टन प्रेशर डालता है, अगर हम देख रहे हैं कि उसका कैपेसिटी के करीब आ रहा है, कोई भी मशीन का हम ऑप्टिमम कैपेसिटी बिल्कुल 600 टन पे हम नहीं डालेंगे प्रेशर। तो अगर हम देखेंगे एक थ्रेशोल्ड के आसपास वो आ रहा है, शायद ये डिसीजन लेना पड़े, बट ना ले तो बेहतर है, ताकि जल्द से जल्द हम 800 mm फिर जाएं। ऑगर मशीन काम कर रही है, लगातार काम चल रहा है। ऑगर मशीन लगातार काम कर रही है, ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है, तैयार है। अभी तक टीम सब जगह रेडी है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगले जितने घंटे तैयारियां की जा रही है, काम करे, बिल्कुल ठीक ठाक तैयारियां की जा रही है। छोटा सवाल और पूछना था मुझे, क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो चांसेस होते हैं बड़े रॉक ऐसे किसी चीज का आने का, वो मिड में ज्यादा होते हैं, एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड इट, तो चांसेस कम है, ऐसा हो सकता है? आपकी पहली बात सही है कि मिड में चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बनता है जब मलबा गिरता है वैसे पिरामिडिकल ही बनता है, तो बीच में सबसे ज़्यादा अड़चनें आने की उम्मीद अब या हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा अड़चन वहाँ आए। और ऐसा नहीं कि हमने पूरा वो क्रॉस कर लिया है, अभी भी और 8-10 मीटर रास्ता बाकी है। पूरा तो 18 है, बट कम से कम हमें 50 मीटर तक आने दीजिए, फिर हम ये बात कह सकते हैं। आपने 22 से 45 मीटर का एक क्रिटिकल जो है बेस बनाया था, तो उसका तो एक बड़ा हिस्सा हमने जो है क्रॉस कर लिया है। तो अब माना जाए कि मतलब 60-70% अड़चनें हमने दूर मतलब क्रॉस कर ली है। देखिए, ये ऐसी बात है कि 100 है या 0 है, तो हमें पूरा ब्रेक थ्रू करने दीजिए, इसमें हम ना जाएं तो बेहतर। सर, आपने बातचीत की है, आपने मजदूरों से बातचीत की है तमाम तरीके से, तो क्या सभी मजदूरों से बातचीत की है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है? क्योंकि 41 लोग हैं, सबका हालचाल जानना समय लगता है उसमें बातचीत करने में, तो क्या सभी से बातचीत हुई है? नहीं, ये संख्या 40 से 41 हो गई और 42 से 45 तो नहीं होगी। कल एक चर्चा थी कि एक आधा नहीं हो रहा। सर, पहले वो सबसे बातचीत हुई है? डॉक्टर्स की जो बात हो रही है वो एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से कर चुके हैं, कुछ लोगों से अभी ऑलरेडी जारी है। तो जो
मतलब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव टाइप के जो उनमें से थे, जो सबसे उनके सीनियर मोस्ट लोग थे, उनसे बात हुई है, कुछ जो बाकी लोग थे उनसे बात हुई है, बाकी सभी से डॉक्टर एक एक करके जो कहते हैं ना काइंड ऑफ कंसल्टेशन, वो सबका जारी है। सबका जारी है। तो संख्या 41 की है ना? हाँ जी, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। 3 पाइप और तो इस रेस्क्यू मिशन पर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 39 मीटर तक खुदाई जो है वो कर ली गई है। अभी भी 18 मीटर का फासला, 18 मीटर का डिस्टेंस जो है वो अभी बाकी है। मजदूरों तक पहुंचने की सफलतापूर्वक कोशिश लगातार की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। सारी टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे, इसीलिए वहां पर एम्बुलेंसेज बुलाई गई हैं। 108 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं, मेडिकल टीम्स वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स वहां पर मौजूद हैं, ताकि अगर कुछ होता भी है तो वहां पर तमाम टीम्स जो है मजदूरों की सहायता के लिए बाकायदा 24/7 खड़ी रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह खुदाई की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगातार किया जा रहा है और मजदूरों तक खाना पानी तो पहुंचाया ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुड न्यूज कभी भी आ सकती है। कल सुबह का इंतजार है, जब उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी और मजदूर बाहर आ जाएंगे, और उसके लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है। स्ट्रेचर्स का इंतजाम किया गया है, उन्हें अस्पताल अगर ले जाना पड़ सकता है तो वहां पर एम्बुलेंसेस तैयार रहेंगी, और इस वक्त भी डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार मजदूरों से बातचीत की जा रही है, उनकी किसी भी समस्या परेशानी को समझा जा रहा है, और अगर कोई परेशान है तो उस तक उसका समाधान पहुंचाया जा रहा है। खाना पानी उन तक रेगुलर पहुंच रहा है, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, इस सोच के साथ कि 10 दिन हो गए हैं पूरे और अंदर किसी भी तरह की कमजोरी और मानसिक परेशानी का सामना मजदूरों को ना करना पड़े। और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित भारद्वाज। अमित, आप बहुत ही क्लोजली इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सरकार की सुनी उसमें उन्होंने कहा कि 39 मीटर तक का फासला तय किया जा चुका है, 18 मीटर का फासला अभी भी तय करना बाकी है, विच विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो अभी आप बताइए, आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है वहां पर? उस वक्त जब ऑफिशियल से, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी जी जी। कल जब हमारे अधिकारी किया था कि 30 से 40, तो ये जरूर कहा गया था कि 30 से 40 घंटे जो हैं वो क्रूशियल होने वाले हैं, और इसकी वजह ये थी कि 22 मीटर से 45 मीटर की जो जर्नी थी, जो पैसेज क्रिएट किया जा रहा था, वहां पे मलबे का प्रेशर बहुत ज्यादा होता, बोल्डर्स आने का खतरा था, और कोई हेवी मशीनरी अगर बीच में फंसी होती तो उसकी वजह से कई सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि तब आप ड्रिलिंग के बजाय फिर आपको गैस कटर से उन मशीन्स के बीच में होल बना के पाइपलाइंस को आगे बढ़ाना पड़ता। लेकिन राहत की बात यह है कि 22 से 45 मीटर की जर्नी में हम जो 39 का मार्क है, 45 में से 39 के मार्क तक हम अब पहुंच चुके हैं, और कोई हर्डल नहीं आया है इस पूरी के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है इसमें देखिए हो ये रहा है। मेरे ठीक पीछे सिलक्यारा टनल है, दर्शकों को थोड़ा हम समझाएं भी इसके साथ साथ विजुअल्स में। ये सिलक्यारा टनल का सिलक्यारा एंड है, 2 छोर है, एक बड़कोट है, एक सिलक्यारा। तो सिलक्यारा से सामने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है, जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे खतरे भरा माना जा रहा था। इसमें जो क्रिटिकल टाइम था 22 से लेके 45 के आंकड़े का था, हम 39 के मार्क पे पहुंच गए हैं, यानी कि अब 6 और मीटर का जो फासला है वो क्रिटिकल वाले जोन में होगा। वो पार करते ही जो एजेंसीज हैं उनको काफी ज्यादा अब आपको लगेगा कि वो काम पेस अप हो गया है, तेजी से हो रहा है। पहले 900 mm के डायमीटर की पाइपलाइंस को इंस्टॉल किया जा रहा था, हर्डल आया, फिर उसको मेथड को बदल के 800 mm किया गया, और इवेंचुअली डर यह है कि अगर फिर से कोई हर्डल आता है तो 700 mm किया जा सकता है। विजुअल्स में कहूंगा दीपक को, अगर पॉसिबल होगा वो विजुअल्स दिखाएं। अभी एसडीआरएफ के ये जो वर्कर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। एसडीआरएफ के पर्सनल भी धीरे धीरे अब टनल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये स्पष्ट हो रहा है कि अगले 10 घंटों के अंदर हो सकता है कि जो मेजर रास्ता है इस पाइपलाइन को इंस्टॉल करने का,
वो रास्ता तय हो जाएगा और उसके बाद आखिरी कुछ फेज बचेगा कि आप प्रिपरेटरी वर्क करना चाहते हैं एक बार उन वर्कर्स को बाहर निकालने से पहले, तो वो प्रिपरेटरी वर्क होते ही वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया जाएगा। हमने ये उस एक तरह की पाइपलाइन जिस तरह की इस्तेमाल हो रही है इस रेस्क्यू टनल को बनाने में, उसके अंदर खुद 6 मीटर का फासला कवर करके देखा है अदिति, और वो 6 मीटर का फासला कवर करने के बाद हमें एहसास हुआ कि आखिरकार कितना चैलेंजिंग होने वाला है। लगभग 60 मीटर मान के चलिए कि पूरा रास्ता होगा, 57 मीटर बताया गया है अभी, तो 60 मीटर अगर हम मानते हैं तो उसी तरह के 10 पाइपलाइंस के थ्रू गुजरना होगा इन वर्कर्स को, और उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया, सांस लेने में दिक्कत, और कितनी स्ट्रेंथ है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है इन वर्कर्स के अंदर, क्योंकि देखिए 11 दिन से अंदर फंसे हुए हैं वो, सॉलिड फूड उनको पिछले 36 घंटे से ही मिल पा रहा है, तो ऐसे में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी भी बात होगी, क्या सांस लेने में परेशानी होगी। और ऐसे में अगर 800 mm वाले डाया की पाइपलाइन ही हम मानते हैं कि वो एंड तक इंस्टॉल हो पाती है, तो उसमें एनडीआरएफ का एक बैकअप प्लान अभी है स्ट्रेचर्स, व्हील्स पे स्ट्रेचर्स को पास करने के लिए कि जो लोग क्राउल नहीं कर पाएंगे उनको खींचा जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी हम वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर पाए। अहम बात यह है अदिति कि देखिए जो हमारे पास रेस्क्यू पर्सनल्स हैं वो तो बहुत ही शानदार एक्सपर्टीज है उनके पास, क्योंकि उत्तराखंड में ही नहीं देश भर में बहुत कठिन से कठिन रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया इन्होंने, एनडीआरएफ ने। एसडीआरएफ उत्तराखंड में खुद बहुत ही हाईली प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ साथ कई सारी केंद्रीय एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो रेस्क्यू पर्सनल तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे हैं, शानदार हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और इस तरह के इससे भी विकट स्थितियों में उन्होंने रेस्क्यू किया है। लेकिन जो मेन चैलेंज है वो टनल का है। 45 का मार्क मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें 39 का मार्क अचीव हो गया है। अब आगे जर्नी 18 मीटर और कवर होनी है, वो कवर होते ही आपको फिर हलचल और दिखने लगेगी। अच्छी और राहत वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा फासला हम कवर कर चुके हैं और थोड़ा सा फासला अभी बाकी है, और कल सुबह तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और लेट्स बी होपफुल कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी डिटेल के लिए आपका। भारतीय वायुसेना अपने ताकतवर हवाई योद्धाओं की फौज को और मजबूत करने जा रही है। वायुसेना ने अपने बेड़े में 12 नए सुखोई विमान जोड़ने का फैसला किया है। HAL को इसका टेंडर भी दे दिया गया है। करीब 10,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से भारत की हवाई ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। वायुसेना का सबसे ताकतवर हवाई योद्धा हिंद की आसमानी सरहदों का अचूक रक्षा, बेमिसाल रफ्तार और गजब की फुर्ती, आधुनिक तकनीक से लैस सुखोई 30 MKI है युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर। वायुसेना अब अपने इस बाहुबली योद्धा की फौज को और बड़ा करने की तैयारी में है। सेना में शामिल होने के बाद से ही सुखोई ने हर मिशन को कामयाबी से पूरा किया है। इसकी इसी काबिलियत की वजह से सेना ने अपने बेड़े में 12 और सुखोई 30 MKI विमानों को शामिल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को टेंडर भी इशू कर दिया है। HAL वायुसेना के लिए 12 नए सुखोई का निर्माण करेगी। करीब 10,000 करोड़ की लागत से ये फाइटर जेट तैयार होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर महीने के आखिर तक HAL इस टेंडर पर अपना जवाब भेज देगी। इस नए प्रोजेक्ट से भारतीय वायुसेना को अपनी हवाई ताकत को और बढ़ाने का मौका मिलेगा। सेना में शामिल होने के बाद से पिछले 20 वर्षों में 12 सुखोई विमान हादसों के शिकार हुए हैं। इसकी वजह से सुखोई के बेड़े में आई कमी को इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। सभी 12 नए फाइटर जेट्स HAL ही बनाएगी और इनमें करीब 60% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तैयार होने के बाद भारतीय सेना के हवाई योद्धाओं की फहरिस्त में ये आधुनिक फाइटर जेट सबसे आगे खड़े होंगे।
aircraft will describe a circle on the vertical plane. It is inverted, coming as a somersault. We call it the tumble. Positioning along the runway, taking you for a rocket. Very close, coming right in front of the race. सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन का माना जाता है। आसमान में इस मल्टी रोल लड़ाकू विमान के युद्ध कौशल का मुकाबला दूसरा कोई विमान नहीं कर सकता। ये अपने तरकश में ऐसी मिसाइलें रखता है जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। एस्ट्रा MK-1 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें सुखोई में तैनात होती हैं। सुखोई एक ऐसा विमान है जिसमें लॉन्ग रेंज के पेट्रोल मिशन को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। Aircraft is now running at 900 kmph. एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की तकनीक होने की वजह से इस लड़ाकू विमान में आसमान में आसानी से ईंधन भरा जा सकता है। नए विमानों को सेना में शामिल करने के साथ साथ वायुसेना अपने मौजूदा सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करने की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल सेना के 85 सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की तैयारी है। इस अपग्रेड पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय सेना के पास अभी करीब 260 सुखोई विमान हैं। राफेल, मिराज 2000, तेजस और जयगुआर विमानों के साथ मिलकर सुखोई हिंद के आसमान में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना के साथ नौसेना भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। कल ओडिशा के समंदर तट के करीब नौसेना ने देश की पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने टारगेट पे सटीक निशाना लगाया। साथ ही INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। ये मिसाइल दुश्मन के जहाजों के लिए काल है। पलक झपकते ये एक विशालकाय नेवल शिप के परखच्चे उड़ा सकता है। यह है भारत की स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर समंदर तट के करीब इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सेना के सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से इस आधुनिक मिसाइल को फायर किया गया। इस परीक्षण में यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी और मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। टारगेट को हिट करने के लिए इस मिसाइल ने सी स्कीमिंग ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल किया, यानी इस मिसाइल ने समंदर की सतह से महज कुछ ही फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और सीधा टारगेट को ध्वस्त कर दिया। सी स्कीमिंग तकनीक से मिसाइल दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आती। सी स्कीमिंग की तकनीक भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भी मौजूद है। भारतीय सेना की ये मिसाइल एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये मिसाइल सीकर एंड गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। रास्ता बदलने पर भी ये अपने टारगेट का पीछा कर सकती है। सिर्फ एंटी शिप मिसाइल ही नहीं, नौसेना ने अपने नए युद्धपोत INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके काबिलियत की एक और मिसाल पेश की है। INS इम्फाल को इसी साल अक्टूबर के महीने में नौसेना में शामिल किया गया है। INS इम्फाल से फायर ब्रह्मोस ने भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये तैयारियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि नौसेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।
देश के दुश्मन चाहे आसमान से साजिश रचे या समंदर के रास्ते, हिंद की सेना हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने का दम रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। JRD टाटा ने कहा है कि जब आप काम करते हैं तो काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत। और चलिए कल फिर मुलाकात होगी लंच टाइम में। हम दोनों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।